हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम ऋचा शर्मा। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। रोज हम दिन में 12 बजे मिलते हैं। पूरे दिन की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है, कोई भी वनडे एग्जामिनेशन हो, स्टेट एग्जामिनेशन हो, सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन हो, उन सभी को कवर करते हुए ये पूरी सीरीज आपके लिए लाई जाती है। ठीक है, तो चलिए आज 21 अगस्त का कंपाइलेशन देख लेते हैं। उससे पहले तिथि देखेंगे। राइट, सो कौन सा महीना चल रहा है? भाद्रपद चल रहा है पंचांग के हिसाब से। कृष्ण पक्ष की द्वितीया है और कृष्ण पक्ष यानी चांद धीरे धीरे कम होगा। एग्जैक्टली कल का सेशन अगर आपने अटेंड किया होगा तो सेशन के एंड में मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था। राइट, उसका आंसर डिस्कस करेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के अगले रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिन बच्चों ने सेशन नहीं देखा है और अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं सो चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई होती है, डेली की, वीकली की, बैंकिंग और फाइनेंस वीकली की, मंथली की, 6 मंथली की, तो आप वहां से जाकर के इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है जी, ऑल राइट। और सेशन के एंड में हम रिवीजन क्वेश्चंस भी करते हैं ताकि आप जो भी आज पढ़ रहे हो उसका फटाफट से रिकॉल टेस्ट भी ले सको। सो इसका आंसर क्या होगा? बी, राजेश कुमार विल बी दी राइट आंसर। देन वाइल आई टीच यू, जब मैं आपको पढ़ाती हूँ सेशन के दौरान कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करती रहती हूँ ताकि आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सको, आंसर दे सको, नहीं आंसर आता तो सर्च कर सको। बिकॉज आई ऑलवेज से जब आप फिजिकल एंड मोटर स्किल्स लगाओगे किसी चीज़ को ढूंढने में तो वो आपके दिमाग में रिटेन रहेगा, एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपसे यूजुअली पूछती हूँ। ठीक है, सो कल हम पढ़ रहे थे न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में। तो उसमें हमने बात की थी यूनियन मिनिस्टर कौन है न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के? आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी। देन हीराकुड डैम डिस्कशन में आया। सो कौन सी नदी पे बना हुआ है? महानदी पे। देन हम पढ़ रहे थे जिम्बाब्वे के बारे में। राइट, सो जिम्बाब्वे कल हम जाम्बिया के बारे में पढ़ रहे थे, नॉट जिम्बाब्वे। सो जाम्बिया से एक नदी स्टार्ट होती है और उसका नाम मैंने आपसे पूछा था जो विक्टोरिया फॉल्स भी बनाती है। नदी का नाम क्या है? जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर। फाइन। सो बस ये 3 क्वेश्चंस थे कल जो मैंने आपके लिए छोड़े थे। सो आज किसका रिस्पॉन्स पिक किया है हमने? आर्यन। रैंडमली आपका रिस्पॉन्स पिक किया गया है। चलिए, हर बार हम इंपॉर्टेंट डे से अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, तो चलिए आज की जो भी कहानी है इंपॉर्टेंट डे से ही करेंगे। 21 अगस्त को एक इंपॉर्टेंट डे आता है। डे का नाम थोड़ा लंबा है, यूनाइटेड नेशन इसको ऑब्जर्व करता है। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। तो आप कीवर्ड से याद रख सकते हो कि जो टेररिज्म का शिकार हुए हैं, विक्टिम्स हैं, उनकी याद में उनको रिमेंबर करते हुए दिन मनाया जाता है 21 अगस्त को। राइट, तो 21 साल का कोई व्यक्ति है जो कि टेररिज्म की आग में झुलस गया। आग क्यों बोला हमने? अगस्त से आप 2 हिंट ले सकते हो, या तो आप इंडिपेंडेंस लेकर के अपने इंपॉर्टेंट डेज याद कर सकते हो इस महीने के, या अगस्त से मिलता जुलता आग होता है। सो कोई ना कोई हिंट लेकर के आप याद कर सकते हो। ये निमोनिक्स का पार्ट है। जिन बच्चों को आइडिया है हम कैसे पढ़ते हैं, कभी कभी निमोनिक्स लगाते हैं, तो आप यूज कर सकते हो इसको। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2017 में इसकी शुरुआत की थी। और इस बार की थीम क्या है? विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एज पीस एडवोकेट्स एंड एडुकेटर्स। जो टेररिज्म का शिकार बने हैं वही शांति के एडवोकेट्स बने, यानी शांति के बारे में लोगों को एजुकेट करें, बातचीत करें। ठीक है जी, सो 21 अगस्त विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म के जो लोग हैं उनको डेडिकेटेड ये डे होता है। अभी एक मुद्दा बहुत सुर्खियों में चल रहा है और वो ये है कि यूपीएससी ने हाल ही में एक वैकेंसी रिक्रूटमेंट निकाला था। और वो किस लिए? कि यूपीएससी की कुछ पोजीशंस में लेटरल एंट्री के लिए। और सरकार ने अभी उस पर रोक लगा दी है बिकॉज विपक्ष ने और बाकी जो भी समाज के कुछ स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने आपत्ति जताई है, कड़ी निंदा की है इस बात की। तो क्या है ये पूरा मुद्दा? क्या होता है यूपीएससी की लेटरल एंट्री? यूपीएससी में हमको पता है एग्जाम देकर के आप पोजीशन ले सकते हो, क्या कोई लेटरल एंट्री साइड से भी एंट्री हो सकती है? सो लेट अस अंडरस्टैंड। और क्यों हो रहा है ये, एक तरह से इसके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म क्यों आ रहा है, सरकार ने इस पे स्टे क्यों लगाया है, ये भी समझते हैं। सो गवर्नमेंट ने बोला है यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कि आप एडवर्टाइजमेंट जो अभी आपने रिलीज किया था उसको कैंसिल कीजिए। और वो एडवर्टाइजमेंट किससे रिलेटेड था? कि लेटरल एंट्री होनी चाहिए। तो देखिए, जो यूपीएससी डोमेन होता है जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर सेक्रेटेरिएट पोजीशंस इन सब के ऊपर लोगों को लेके आते हैं,
सो यहाँ पे एक तरीका होता है आप एग्जाम दीजिए, धीरे धीरे प्रमोशंस लीजिए और सीनियर पोजीशंस पे पहुंचिए। और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, जिनमें बहुत ज्यादा एक्सपोजर की जरूरत होती है। अगर आप इकोनॉमिक फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हो, 15, 20, 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप बहुत अच्छा सर्व कर पाओगे कुछ एक पोजीशंस पे, जैसे इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया हो गए, उनकी पोजीशन पे आप अच्छा सर्व कर पाओगे। इसी तरह से काफ़ी सारे देश होते हैं जिनके अंदर लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट होता है, और भारत ने भी इस कॉन्सेप्ट को कब शुरू किया? 2018 में। 2018 के अंदर इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया गया कि एक तो तरीका जो नॉर्मल है यूपीएससी में एग्जाम देके आइए वो तो चलेगा, लेकिन कुछ एक सिलेक्टेड पोजीशंस पे एडॉक बेसिस पे या डेप्यूटेशन के बेसिस पे आपको लेटरल एंट्री दी जाएगी, अगर आप अपनी फील्ड के मार्केट के अंदर बहुत उम्दा एक्सपीरियंस रखते हुए कॉम्पिटेंट व्यक्ति हो। ठीक है, और इसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकलता है, कुछ ही पोजीशंस पे इसमें लोगों को लेके आया जाता है, सीनियर पोजीशंस पे। ओके, सो ये जो रिक्रूटमेंट था सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, कुछ एक सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं जिनमें लेटरल एंट्री से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या डेप्यूटेशन पे हायरिंग होनी थी। ओके, कितनी पोस्ट थी ऐसी? 45 पोस्ट 24 मिनिस्ट्रीज के अंदर निकाली गई थी। अब इनके अंदर जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डेप्यूटी सेक्रेटरी, इस तरह की पोजीशंस थी। ओके, अब ये जो एप्लीकेशन थी किन के लिए ओपन थी? टैलेंटेड एंड मोटिवेटेड इंडियन नेशनल, जो कि नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, 15-20 साल का। मिनिमम एज भी डिसाइडेड होती है, 45 कुछ पोजीशंस के लिए मिनिमम 45 ईयर्स के आप होने चाहिए, एटसेट्रा। सो क्राइटेरिया के मेन क्राइटेरियाज क्या हैं? एज लिमिट इज अ क्राइटेरिया, योर एक्सपीरियंस इज अ क्राइटेरिया, आप कितने कॉम्पिटेंट हो इज अ क्राइटेरिया, राइट। और लेटरल एंट्री क्या कि हम रिक्रूट करें आउटसाइडर्स को, जो ब्यूरोक्रेसी का पार्ट नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर का पार्ट हैं, या ऐसे लोग जो कि मे बी बिजनेस डोमेन का पार्ट हैं, बट देन दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो उनको लेटरल एंट्री मिलती है। वो अपनी एप्लीकेशंस लगाएं, स्क्रूटनी होगी, बाकायदा डिस्कशंस होंगे और उसके बाद उनको हायर किया जाएगा। अब इसमें मिड और सीनियर लेवल पोजीशंस पे लाया जाता है। लेटरल एंट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों की जाती है लेटरल एंट्री? क्या हम नॉर्मल प्रोसीजर से इन पोजीशंस को फिल नहीं कर सकते? जब आप ब्यूरोक्रेसी में एंटर करते हो, आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो लिमिटेड हो सकता है कुछ एक एरियाज में, राइट। तो हम इंक्लूजन डोमेन एक्सपर्ट्स का करना चाहते हैं। आप मान लीजिए आप चाह रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई एक्सपर्ट होगा तो वो ज़्यादा अच्छी गाइडेंस और गवर्नेंस दे पाएगा, राइट। सो पॉलिसी मेकिंग वो अच्छी कर पाएगा, उसके इंप्लीमेंटेशन पे वो ज़्यादा दिमाग लगा पाएगा, 4 एक्स्ट्रा चीज़ें वो जानता होगा, इसलिए हम लेटरल एंट्री को लेकर के आए थे और इसको मोदी गवर्नमेंट ने 2018 में इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन एक और बात सामने आती है कि जो स्पीयर हेड किया गया, यानी इस कॉन्सेप्ट को लाने की बात, ये तो इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया 2018 में, लेकिन कॉन्सेप्ट कि लेटरल एंट्री होनी चाहिए हमारी ब्यूरोक्रेसी में, ये कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट जब थी उन्होंने इसकी शुरुआत की थी ऑन द बेसिस ऑफ सम रिकमेंडेशन। तो 2005 के अंदर सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन गठित की गई थी। किसकी लीडरशिप के अंदर? उस समय यूनियन लॉ मिनिस्टर थे एम वीरप्पा मोइली जी, इनकी चेयरमैनशिप के अंदर। तो एम वीरप्पा मोइली जी के अंडर में एक कमेटी बनाई गई थी 2005 में। उन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे कि लेटरल एंट्री होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी में, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन कब आया? जब मोदी सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया 2018 के अंदर। ठीक है, अब मेन बात आती है, भाई क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो? बताइए जरा क्यों हो रहा होगा मेन क्रिटिसिज्म? रिजर्वेशन को लेके, कि भाई जब आप नॉर्मली एग्जाम देते हो, पोजीशन पे आते हो, तो रिजर्वेशंस होते हैं, कोटाज होते हैं, लेकिन जब आप लेटरल एंट्री कर रहे हो तो आप रिजर्वेशन का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप देख ही नहीं रहे हो SC ST है, OBC है, एटसेट्रा, आप जनरल तरीके से इनको फिल करो, जो भी चाहे अप्लाई कर दे, देयर इज नो रिजर्वेशन। ये है मेजर मुद्दा क्रिटिसिज्म का। ऑपोजिशन भी इसीलिए क्रिटिसाइज कर रही है कि SC STs को और बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा, पहले उनकी नौकरियां आप छीन रहे हो, सरकार के ऊपर ये आरोप वो लगाते हैं। एंड जो रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं, सिविल सर्वेंट्स भी हैं, वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इस तरह से तो रिजर्वेशन को आप इग्नोर कर रहे हो। यही मैं एक एडिशनल पॉइंट आपको बता देती हूँ कि 45 डेज से कम दिनों का अगर कोई जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, मान लीजिए कोई पोस्ट निकली, थोड़े टाइम की है, 45 डेज का कोई प्रोजेक्ट बेसिस है, तो इस टेन्योर तक आपको रिजर्वेशन को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप 45 डेज से ज्यादा किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी डेप्यूटेशन एडॉक, किसी पे भी अगर प्रोबेशन पे आप एम्प्लॉयमेंट करते हो, लोगों का रिक्रूटमेंट करते हो, तो आपको रिजर्वेशन के नियम कायदे फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन इस केस में नहीं किए जा रहे थे, ये मेजर क्रिटिसिज्म आ रहा था, तो सरकार ने इस पर रोक लगा दी फॉर द टाइम बिंग कि इस एडवर्टीजमेंट को रोक दीजिए। अच्छा, कुछ कंट्रीज जो कि एक रेगुलेटेड मैनर में लेटरल एंट्री करते हैं। लेटरल एंट्री, ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ब्यूरोक्रेसी की सारी सीट्स लेटरल एंट्री से भर जाए, नो, नॉट पॉसिबल।
मेनली तो आपका जो सिस्टम बना हुआ है उसी से होगा। कुछ एक लिमिटेड पोजीशंस होती हैं जो लेटरल एंट्री से फिल की जा सकती हैं। देश जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, ये भी लेटरल एंट्री चलाते हैं रेगुलेटेड मैनर में, जैसे कि हम कुछ सालों से चला रहे हैं। ठीक है जी, सो मेन मुद्दा समझ में आ गया। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। सो अभी कुछ दिन पहले इसरो ने एक लॉन्च किया है, एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च की है जिसके ऊपर 3 मेन पेलोड्स लेकर के वो गई है। पेलोड्स क्या होते हैं? एक सैटेलाइट होती है और उसके ऊपर, मैं ऐसे ही बना देती हूँ ना ब्रांचेस, 3 चीजें, इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के वो स्पेस में गई है और वो तीनों इंस्ट्रूमेंट अपने अपने तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारे अपकमिंग स्पेस मिशंस में। ठीक है, तो कौन सी ये सैटेलाइट है, कहाँ से लॉन्च हुई है, इसके लिए लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज किया गया है, इस पे ये जो आपने पेलोड्स लगाए हैं ये कौन से हैं, ये सब हमें पढ़ना है। सो इसरो ने लॉन्च की है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी जो धरती को ऑब्जर्व करेगी। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स होती हैं, यानी कि अगर ये अर्थ है तो अर्थ के पास की ऑर्बिट में ही ये सैटेलाइट प्रक्षेपित या इम्प्लांट की जाएगी। ऐसा नहीं कि बहुत दूर वाली ऑर्बिट में डाल दिया, बिकॉज यहां से अर्थ को ऑब्जर्व कर पाना पॉसिबल नहीं है, पिक्चर्स क्लिक करवाना पॉसिबल नहीं होता है, जीपीएस सिस्टम कम्युनिकेशन सेटअप करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए लोअर अर्थ ऑर्बिट में इनको डाला जाता है। सो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एक लॉन्च की गई है। क्या नाम है जी उसका? उसका नाम है EOS-08। EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और 08। और इसको जब लॉन्च किया तो एक लॉन्च व्हीकल चाहिए होता है, रॉकेट बोल दीजिए जिसे आप। सो उसका नाम क्या है? SSLV-D3। SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो लॉन्च की गई है वो स्मॉल सैटेलाइट है। सो SSLV-D3 से उसको लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। यहां तक की बात समझ में आ गई। लाइक आई वाज टेलिंग यू, देखो ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर प्रक्षेपित की गई है, यानी डाली गई है 475 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पे। ये जो SSLV है ना 500 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक ही यूज होते हैं सैटेलाइट को डालने के लिए, और ये 1 साल तक का इसका मिशन लाइफ है। सैटेलाइट का 1 साल तक ये काम करेगी। अपने तरह की पहली एक ऐसा मिशन है EOS-08 का। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो 3 पेलोड्स भेजे गए, एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा इसको माइक्रोसैट IMS-1 बस, जो इसरो का स्टैंडर्ड माइक्रोसैट है, एडवांस पेलोड्स के साथ में इसके ऊपर बनाया गया है इसको, राइट। 3 पेलोड्स देख लीजिए, पेलोड्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहला आएगा, हम स्लाइड चेंज कर लेते हैं, यहाँ हम ढंग से देखेंगे। उससे पहले एक और पॉइंट है वो देखते हैं, इसका वेट कितना है। 178 kg की ये एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है। 3 पेलोड्स या 3 नई टेक्नोलॉजीज लेकर के स्पेस में गई है। पहला नाम क्या है? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड। यस, पेलोड ध्यान रखने पड़ेंगे, EOIR। ठीक है, EOIR का मेन काम क्या है? ये इमेजेस कैप्चर करेगा। इंफ्रारेड तो मिड वेव एंड लॉन्ग वेव इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेवलेंथ्स होती हैं, है ना, तो उन IR वेवलेंथ के अंदर ये इमेजेस कैप्चर करेगा, और वो जो इमेजेस हैं दिन में और रात में कैप्चर कर सकता है। IR कैमरास वगैरह यूजुअली रात में काम में लिए जाते हैं ना, और ये जो इमेजेस कैप्चर करेगा ये काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करेगी, सर्वेलेंस करने में, मॉनिटरिंग करने में, एनवायरनमेंट की, फायर की, वोल्केनिक एक्टिविटी की। तो ये एक ऐसा हमारा एक तरह से कैमरा समझ लीजिए जो हमें इंफ्रारेड वेवलेंथ्स के अंदर इमेजेस कैप्चर करके देगा दिन और रात में धरती की। दूसरा जो पेलोड गया है वो है GNSSR, यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमीट्री पेलोड। पेलोड यानी जो चीज गई है लोड की तरह से रख करके उस सैटेलाइट पे। सो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमीट्री, जैसे हमारा GPS होता है ना, तो वो भी एक नेविगेशन सिस्टम है, आपको बता देता है आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। इसी तरह से सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम का ही ये काम करेगा। और ये किस में काम आएगा? ओशन सरफेस के विंड एनालिसिस में, बेसिकली क्लाइमेट की स्टडी के अंदर, फ्लड हो रहे हैं तो फ्लड के डिटेक्शन में, वाटर बॉडी डिटेक्शन के अंदर। तो जिस तरह से GPS वर्क करता है नेविगेशन के सेंस में, यहाँ पे ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो रिफ्लेक्टोमीट्री से, यानी ये कुछ रेज डालेगी और उनका रिफ्लेक्शन आएगा, और उसके बाद उसकी स्टडी करके पता लगा सकते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में, जैसे सॉइल में कितना मॉइस्चर है फॉर एग्जाम्पल। ओके, एंड देन तीसरी चीज़ है SIC UV डोजीमीटर पेलोड। तो ये जो SIC UV डोजीमीटर पेलोड है ये देखेगा कि UV इरेडियंस कितनी आ रही है। जब हमारा गगनयान मिशन जाना है तो वो स्टडी करेंगे स्पेस की, राइट। तो
जब वो हम धरती से बाहर निकलते हैं, यानी सन के थोड़ा पास जा रहे हैं, हम स्पेस में जा रहे हैं, तो सन के थोड़ा पास पहुंच गए। ये अर्थ है, ये सन है, आप थोड़ा भी बाहर एटमॉस्फेयर में पहुंचे हो तो सन के तो थोड़ा पास पहुंच गए, राइट। तो यूवी रेडिएशन आपके ऊपर कितना इंपैक्ट करेंगे, आपके ऊपर यूवी रेडिएशन कितना आ सकता है, उससे रिलेटेड ये डोजीमीटर है, जो कि हाई डोज अलार्म सेंसर्स के साथ है। अगर ज़्यादा यूवी रेडिएशन आ रहे होंगे तो ये अलार्म बजा देगा और आपको कुछ एक्शन लेने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। तो ये 3 मेजर पेलोड्स हैं जो कि EOS 08 के ऊपर भेजे गए। ठीक है जी, तो पूरा मुद्दा समझ में आ गया। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है रेयर सुपर ब्लू मून, सुपर ब्लू या ब्लू सुपर मून से रिलेटेड। अभी राखी थी ना, राइट। राखी कब आती है? श्रावण पूर्णिमा को आती है। पूर्णिमा यानी फुल मून, राइट। तो एक कॉन्सेप्ट होता है फुल मून का, फुल मून यानी पूर्णिमा, पूरा सर्कल मून। कैसे फुल मून सुपर मून से डिफरेंट है? और ये ब्लू मून का कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्या चांद नीला दिखता है? नहीं, चांद नीला नहीं दिखता है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, बिकॉज एक रेयर फिनोमिनन देखा गया जो कि 2-3 सालों में एक बार देखा जाता है, और 19 अगस्त को जब राखी थी तो ये फिनोमिनन देखा गया। देखिए सिंपल भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए। फुल मून तो आपको पता है, पूर्णिमा जब होती है तो फुल मून कहा जाता है। जब अमावस होती है, चांद नहीं दिखता हमें, तो न्यू मून कहते हैं। फुल मून अगर मान लीजिए ये फुल मून अगर हमें इतना दिख रहा है तो सुपर मून हमें इतना बड़ा दिखता है। ये इतना डिफरेंस कैसे आ गया? चांद कैसे बढ़ गया? क्योंकि जब धरती है और चांद ऐसे घूम रहा है इसके आजू बाजू, तो एक ये एग्जैक्ट नहीं होता। अगर ये अर्थ है तो थोड़ा सा आप ऐसे समझिए, एक तरफ ज्यादा डिस्टेंस होता है, एक तरफ कम डिस्टेंस होता है। तो चांद जब इस जगह पे फुल मून बनाता है, यानी इस पोजीशन को, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ होता है, इसको हम कहते हैं पेरिजी। क्या कहते हैं? पेरिजी। तो जब हमें फुल मून पेरिजी से दिख रहा है, यानी वो धरती के सबसे पास आकर के जब पूर्णिमा दिखाता है हमें, तो हम उसे सुपर मून कहते हैं, क्योंकि वो हमें साइज में बड़ा दिखता है। न्यू मून भी पेरिजी से दिखेगा तो बड़ा दिखेगा, लेकिन दिखता नहीं है ना न्यू मून, अमावस का चांद थोड़ी दिखता है। सो रक्षाबंधन पे, जो कि पूर्णिमा श्रावण महीने की पूर्णिमा पे पड़ी थी, तो हमें सुपर ब्लू मून दिखा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सुपर मून क्या होता है। सुपर मून वो फुल मून है जो हमें क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ से दिखता है, यानी पेरिजी से दिखता है। बात समझ में आ गई? इसको पेरिजी कहते हैं। और जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है धरती और चांद के बीच में, उसको एपोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोजी। तो जब पेरिजी से हमें फुल मून दिखेगा तो वो सुपर मून कहलाएगा। यहां तक समझ में आ गई बात? अच्छा, अब सुपर मून के साथ अगर ब्लू मून भी जुड़ जाए, अभी बताती हूँ क्या होता है, तो उसको स्टर्जियन मून भी कहते हैं। ठीक है, अब समझना है हमें ब्लू मून, पर उससे पहले एक और पॉइंट लिखा है कि भाई जब हमें सुपर मून दिखता है ना, तो 14% बिगर और 30% ब्राइटर दिखता है। तो रक्षाबंधन का चांद इस बार बड़ा सुंदर था। एक्चुअली मैंने भी देखा था कि बड़ा सुंदर दिख रहा है इस बार, तो बड़ा ब्राइट है। कारण यही था कि वो सुपर मून था। ये देखिए, ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, इसको कहते हैं एपोजी, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ पेरिजी। और जब पेरिजी पे फुल मून दिखता है तो हम उसको क्या कहते हैं? सुपर मून। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ओके, अब एक और चीज समझो कि ब्लू मून क्या होता है। ब्लू मून का मतलब ये नहीं है कि चांद नीला दिखेगा, नो, नहीं दिखेगा। जब देखिए, एक हिंदू कैलेंडर होता है ना हमारा, वो किसके बेसिस पे होता है? चांद के मूवमेंट के बेसिस पे होता है। और चांद धरती का चक्कर काटने में कितना टाइम लगाता है? 29.5 डेज। मतलब धरती का चक्कर इन द सेंस कि एक अगर हम चांद महीना बोले, सो 1 न्यू मून से अगले न्यू मून तक, यानी एक अमावस से दूसरे अमावस तक का टाइम अगर आप देखोगे तो 29.5 डेज लगते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश कैलेंडर देखो, ग्रेगोरियन कैलेंडर, तो वो 30 या 31 डेज का होता है, राइट। तो कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हमारा इंग्लिश कैलेंडर बड़ा है और हमारा चांद का कैलेंडर छोटा होता है, तो एक ही ग्रेगोरियन कैलेंडर में 2 बार पूर्णिमा या फुल मून हमको दिख जाता है। एक महीने की शुरुआत में 1 या 2 तारीख को दिख गया, तीसरा 30 या 31 को भी दिख गया। तो जब एक ही कैलेंडर मंथ में 2 बार फुल मून दिख जाए तो उसको ब्लू मून कहा जाता है। वंस इन अ ब्लू मून बोलते हैं ना, इंग्लिश की एक कहावत होती है, वंस इन अ ब्लू मून, यानी कभी कभार। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक ही महीने की शुरुआत और एंड पे हमें फुल मून दिख गया, उसको ब्लू मून कहते हैं। तो इस बार जो राखी पे दिखा वो हमें ब्लू मून भी दिखा और सुपर मून भी दिखा, इसलिए हमने उसको सुपर ब्लू मून कह दिया। समझ में आ गई बात? चलिए, ऑल राइट, अगली न्यूज की तरफ रुख करेंगे और अब हम चलते हैं केरला। केरला में लॉन्च हुआ है कंट्री का पहला डिजिटल कोर्ट। किस चीज के लिए?
डिजिटल कोर्ट अकेले नहीं कि बस डिजिटल कोर्ट पहला केरला में हुआ है, नहीं, डिजिटल कोर्ट फॉर हैंडलिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट केसेस। इसको एक साथ बोलोगे तो कंट्री का पहला बोला जाएगा। भारत का पहला डिजिटल कोर्ट फॉर हैंडलिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट केसेस कहां इनॉग्रेट किया गया है? केरला हाई कोर्ट में किया गया। इसको वैसे चंद्रचूड़ जी जो हमारे सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको इनॉग्रेट करना था, लेकिन उनके कुछ हेल्थ इश्यूज हुए जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BR गवई हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया इस डिजिटल कोर्ट को। अब ये डिजिटल कोर्ट कौन से केसेस ले रहा है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जब मैं आपको प्रॉमिस कर दूं टू पे समथिंग अ फिक्स्ड अमाउंट टू यू, जैसे कि चेक होता है। चेक का मतलब क्या है कि मैं आपको XYZ अमाउंट पे करने का प्रॉमिस करती हूं। तो इस तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो भी केसेस होंगे डिजिटली हैंडल किए जाएंगे यहां से, और ये भारत का ऐसा पहला कोर्ट इनॉग्रेट किया गया है। ऑलराइट, देन कहां? कोलम, जो कोलकाता केरला हाई कोर्ट है वहां पे। अच्छा, जस्टिस गवई ने और भी कुछ चीजें इनॉग्रेट की, जैसे कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म, जिसका नाम क्या है? वी सॉल्व वर्चुअल सोल्यूशन मेकर। ये भी इन्होंने इनॉग्रेट किया ताकि जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट है वो ऑनलाइन सेटल की जाए। मॉडल डिजिटल कोर्ट रूम भी इन्होंने इनॉग्रेट किया, ताकि डिजिटल आपको केसेस अगर लड़ने हैं तो आपके पास एक प्रॉपर कोर्ट रूम होना चाहिए ना, फिजिकल कोर्ट रूम से तो काम नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें इनॉग्रेट की गई हैं। किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई? सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस BR गवई। अगली खबर देखिएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ सेशल्स, सेशल आइलैंड अफ्रीका की सबसे छोटी कंट्री है, ठीक है, सेशल आइलैंड्स। सो इंडिया के चीफ जस्टिस और सेशल आइलैंड के चीफ जस्टिस, सेशल आइलैंड के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? जस्टिस रोने गोविंदन। सो इन दोनों ने मिलकर के इनॉग्रेट की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लॉ एंड टेक्नोलॉजी पे, कहां? केरला में ही। ओके, सो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ एंड टेक्नोलॉजी इनॉग्रेट की गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सेशल्स के द्वारा। एंड ये ऑर्गेनाइज किसने की थी? कॉमनवेल्थ की लीगल एजुकेशन एसोसिएशन है, उन्होंने 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, जिसका इनॉग्रेशन इन दोनों ने किया। कहाँ पे? कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। अच्छा, एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि दोनों देशों के जो भी लीगल प्रैक्टिसेस हैं वो एक दूसरे से शेयर हो सके, और बेस्ट प्रैक्टिसेस हम जो भी चैलेंजेस आते हैं, कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, उनके अंदर लगा सके। हमारी जो चल रही हैं प्रैक्टिसेस उनसे शेयर कर सके, उनकी जो चल रही हैं हमसे शेयर कर सके, यही ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट न्यूज़ भी केरला से है। केरला यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने एक ऐसा मटेरियल डेवलप किया है जो साइनाइड सेंसर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हमारे खाने में या पानी में साइनाइड है, साइनाइड जो कि पॉइजनस है, लीथल एलिमेंट है, तो इन्होंने एक ऐसा मटेरियल बनाया है जो आप अगर पानी में डालोगे तो वो पहले येलो दिखेगा, लेकिन अगर उस पानी में साइनाइड है तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि साइनाइड है इस फूड या ड्रिंक में, और हम उसको कंज्यूम करने से बच सकते हैं। सो ये जो काम है कहाँ हुआ है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला या केरला यूनिवर्सिटी ने एडवांस साइनाइड सेंसर डेवलप किया है सेफ्टी के लिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिनमें साइनाइड होता है। एप्पल के बीज जो होते हैं उनमें भी साइनाइड होता है। यस, एप्पल के बीज नहीं खाने होते ना। अगर बहुत सारे एप्पल के बीज एक साथ यूज़ कर लिए जाए, मान लीजिए 100 ग्राम, 200 ग्राम, आधा किलो, तो पॉइजनस हो सकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, तो बस इतनी बात हमको ध्यान रखनी थी। इस न्यूज़ में आगे बढ़ेंगे। फिर हम चलते हैं रायपुर। रायपुर कहाँ की कैपिटल है? रायपुर कहाँ की कैपिटल है? छत्तीसगढ़ की। 36 राई के दाने, राई के दानों से 36 लिख लो। जिन बच्चों को नहीं पता छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर, याद रह जाएगी। सो 17th दिव्य कला मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है रायपुर के अंदर। दिव्य कला मेला, जो दिव्यांग होते हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, वो कुछ कुछ चीज़ें बनाते हैं, तो इस मेले के अंदर उनकी चीज़ों को मार्केट किया जाता है, तो उनको बढ़ावा मिलता है और अपने हुनर को आगे लाने का, क्योंकि उनको इकोनॉमिक बेनिफिट यहाँ से मिल सकता है। तो 17th एडिशन इसका था। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि कौन से मिनिस्टर हैं? मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने इनॉग्रेट किया इस 17th दिव्य कला मेला को। तो ये 16th अगस्त से 23rd अगस्त तक चलेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी या दिव्यांगजन जो हम बोलते हैं। सो वो इसको ऑर्गेनाइज करती है। सबसे पहले ये जो मेला था 2020 दिव्य कला मेला इंडिया के अंदर 2022 में शुरू किया गया, और ऐसा नहीं कि साल में एक ही बार होता है, कई बार होता है ये, और इसलिए 17th मेला हमको इस बार देखने को मिल रहा है। ऑल राइट,
सो अभी जो कोलकाता का पूरा रेप मुद्दा चल रहा है, सो उसी के कॉन्टेक्स्ट में सुओमोटो केस सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया था। यानी ये जो मुद्दा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ले लिया कि हम आगे होकर के हम इस केस को ले रहे हैं एंड वी विल बी लुकिंग इनटू इट। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्वेश्चन मार्क उठाए हैं सभी लोगों पे जो इसमें इन्वॉल्व थे, राइट फ्रॉम दी कॉलेज एंड हॉस्पिटल अथॉरिटीज टू द पुलिस टू ऑल द पीपल इन्वॉल्व इन इट, राइट। और उन्होंने फिर ये अभी दिशा निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने टू सेट अप अ नेशनल टास्क फोर्स। उन्होंने कहा हम वेट नहीं कर सकते कि एक और ऐसा मसला हो, एक और ऐसा बड़ा केस हो और फिर हम कदम उठाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं टू सेट अप अ नेशनल टास्क फोर्स टू वर्क आउट मोडालिटीज फॉर सेफ्टी एट वर्क प्लेस फॉर डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स जो काम करते हैं उनकी वर्क प्लेस पे सेफ्टी हो, इसको इंश्योर करने के लिए इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हमें बनाने हैं वो बनाने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई जाए। जैसे कमिटी और कमीशन हम बनाते हैं ना, उनका काम क्या होता है, रेकमेंड करना। तो ये नेशनल टास्क फोर्स यही काम करेगी, ये वो सारे पॉइंट्स रेकमेंड करेगी या डिसाइड करेगी जो अलग अलग हॉस्पिटल्स को एम्प्लॉय करने होंगे अपने डॉक्टर्स की वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए। सो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट की है 10 लोगों की नेशनल टास्क फोर्स, 10 मेंबर्स, और अधिकतर इसमें जो मेंबर्स हैं वो यही हेल्थ डोमेन के ही लोग हैं। लेकिन कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी डिक्लेयर किए हैं, यानी कि आप किसी पोजीशन पे हो, आप कोई मंत्री हो या किसी पोजीशन पे हो, तो बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ऑन दैट ऑफिस आप इस नेशनल टास्क फोर्स के मेंबर भी बन जाओगे। ऐसे कौन कौन लोग हैं अभी हम देखते हैं। सो ये जो नेशनल टास्क फोर्स है 10 मेंबर की, इनको कहा गया है कि आपको विद इन 3 वीक्स, 3 हफ्तों के अंदर इंटरिम रिपोर्ट देनी होगी। जो भी केस हुआ देखिए और अपनी इंटरिम रिपोर्ट सबमिट कीजिए, और जो फाइनल रिपोर्ट है आपको 2 मंथ के अंदर अंदर देनी होगी, राइट। और आप अप्रोप्रिएट टाइमलाइंस भी बताइए कि आप जो जो भी चीजें रेकमेंड कर रहे हो वो कब कब तक हॉस्पिटल्स को फॉलो करनी है, और जिस जिस हॉस्पिटल की जैसी जैसी फैसिलिटी है उसके बेसिस पे कब कब तक उनको इंप्लीमेंट करनी है। तो क्या करना है, कैसे करना है और कब तक करना है, ये सब कुछ ये टास्क फोर्स बताएगी। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखिए कुछ एक लोग जिनको एक्स ऑफिशियो मेंबर इस टास्क फोर्स का बनाया गया है, जो भी इस पोजीशन पे होगा, जैसे कि कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव, देन होम सेक्रेटरी, वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो सेक्रेटरी हैं, चेयरपर्सन है नेशनल मेडिकल कमीशन के, चेयरपर्सन, ये चेयरपर्सन वापस नहीं आएगा, ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के जो प्रेसिडेंट हैं। तो ये सभी लोग अपनी इस पोजीशन पे होने की वजह से इस टास्क फोर्स के मेंबर हो जाएंगे। कितने लोगों की टास्क फोर्स है? 10 लोगों की है। इंटरिम अभी इनको अपनी रिपोर्ट 3 वीक में देनी है, और जो प्रॉपर फाइनल रिपोर्ट है वो इनको 2 महीने के अंदर अंदर सबमिट करनी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट न्यूज आ रही है रेलवेज की तरफ से। रेलवेज ने, इंडियन रेलवेज ने एडवांस्ड वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है। यानी कि जो बहुत लंबी जर्नीज होती हैं, ट्रेन जर्नीज, उनमें बीच में पानी की प्रॉब्लम ना आए, है ना, टॉयलेट्स वगैरह में पानी खत्म ना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए एक एडवांस्ड वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम इंडियन रेलवेज ने इंट्रोड्यूस किया है। और इसका इनॉग्रेशन कौन सी ट्रेन से किया गया है, कहां से किया गया है? सो इट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन द ब्रह्मपुत्रा मेल एक्सप्रेस ट्रेन। कौन सी ट्रेन? ब्रह्मपुत्रा मेल एक्सप्रेस ट्रेन, कामाख्या रेलवे स्टेशन। जल्दी से बता दो कामाख्या रेलवे स्टेशन का स्टेट, बच्चों वाला सवाल है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यहां से इसको इनॉग्रेट किया गया, इस एडवांस लेवल वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम को, और इसका मेन काम यही रहेगा इस सिस्टम का। ये जैसे हमारे जीपीएस वगैरह सैटेलाइट से कनेक्टेड है ना, इसी तरह से सिस्टम कनेक्टेड रहेंगे सैटेलाइट से, लेकिन बहुत कम डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो गाँव वगैरह से और रिमोट एरिया से जब ट्रेन जा रही होगी तो भी नेटवर्क नहीं टूटेगा, और जो प्रॉपर डेटा जाना है कि हाइड्रोलिक प्रेशर कितना है उसके बेसिस पे पता लग जाएगा कि पानी कितना है, वो सारी चीज़ें कम्युनिकेशन चलती रहेंगी सैटेलाइट से, और इसी का एक डेटाबेस एनालिसिस भी होता रहेगा कि कब कितना पानी किस किस तरह से यूज़ हो रहा है, ताकि फ्यूचर में बेटर मैनेजमेंट वाटर का किया जा सके। तो कंटिन्यूस एंड रिलायबल वाटर अवेलेबिलिटी पैसेंजर्स को मिले। लोरा एंड जीपीआरएस बेस्ड कम्युनिकेशन यूटिलाइज करेंगे ये, जिसमें लो पावर वायरलेस ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ती है, गाँव में कटेगा नहीं जब ट्रेन वहां से जा रही होगी तो सिग्नल, एंड रियल टाइम क्लॉक भी होगी जो कि सिंक्रोनाइज होगी डेटा लॉगिंग के लिए प्रिसाइज टाइम स्टैम्प्स के साथ, कि इतने बजे ये डेटा था, इतने बजे ये डेटा था, ये सारी मॉनिटरिंग हो पाएगी। ठीक है जी, चलिए। सो मेन न्यूज क्या थी, ध्यान रहेगी कि इंडियन रेलवेज ने एडवांस वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है ब्रह्मपुत्रा मेल एक्सप्रेस ट्रेन से, जो कि कामाख्या रेलवे स्टेशन पे है।
अब रेलवे से रिलेटेड एक और न्यूज आती है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम न्यूज में देखी गई दोबारा। सो अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है वो न्यूज में क्यों आई, क्योंकि न्यूज ये थी कि वेस्टर्न रेलवेज जो है उसने 2 स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन स्कीम से जोड़ा है। वो कौन से 2 स्टेशन है, कांदिवली एंड दहिसर। कांदिवली और दहिसर ये 2 स्टेशन हैं जिनको अमृत भारत स्टेशन स्कीम से जोड़ा गया है वेस्टर्न रेलवे द्वारा। अब ये तो ठीक है, लेकिन अब ये स्टैटिक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या है ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इसको लॉन्च किया गया था फरवरी 2023 में। हमारे कुछ रेलवे स्टेशंस को आइडेंटिफाई किया जाएगा। कितने रेलवे स्टेशन, 1275, 1275 रेलवे स्टेशंस को रीडेवलप किया जाएगा, एडवांस बनाया जाएगा, बहुत सारी एम्यूनिटीज डाली जाएंगी, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया जाएगा, जैसे कि improved passenger amenities, better traffic circulation, intermodal integration, सिग्नल बेटर हो, सिटिंग फैसिलिटीज़ अच्छी हो, क्लेनलीनेस अच्छी हो, बेसिक फैसिलिटीज़ जो लोगों को मिलनी चाहिए वो अच्छी हो, ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम्स अच्छे हों। तो इस तरह से कितने रेलवे स्टेशन हैं जिनको एडवांस तौर पे रीडेवलप किया जाएगा, 1275। ये है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। कब लॉन्च की गई थी, फरवरी 2023 के अंदर। और इसके तहत धीरे धीरे स्टेशन जोड़े जाते हैं, उनको डेवलप किया जाता है। अभी वेस्टर्न रेलवेज ने 2 स्टेशन को ऐड किया है। अच्छा, पीएम मोदी जी ने बीच में अभी कहा था कि 508 इन 1275 में से 508 ऐसे स्टेशन होंगे जिनको वर्ल्ड क्लास लेवल पे डेवलप किया जाएगा, और उसके लिए लागत दी गई है 25,000 करोड़ रुपए। ठीक है, समझ में आ गई स्कीम। नेक्स्ट देखिएगा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, है ना। इन्होंने अभी इनॉग्रेट किया है नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम। नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम किसने इनॉग्रेट किया, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने। अब एक और चीज देखिए कि ये सर्वेलेंस सिस्टम क्या है, ये एक एप्लीकेशन है, राइट। इट इज AI बेस्ड, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसमें जो किसान है वो अपने पौधों की फोटो खींच सकता है। जिन भी पौधों में उसको लग रहा है कीड़े या बीमारी लगी और उसको समझ नहीं आ रहा क्या है, तो फोटो खींचेगा, इस ऐप पे डाल देगा। ये फोटो साइंटिस्ट के पास, एक्सपर्ट्स के पास एक्सेस होगा, वो देख करके उसको गाइडेंस दे सकते हैं कि भाई ये बीमारी है, आप ये इलाज कर लीजिए। ठीक है, इससे एक्यूरेट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाएगा। देन अगली न्यूज आ रही है कि इंडिया और जापान होल्ड कर रहे हैं थर्ड एडिशन किसका, 2+2 डायलॉग का, नई दिल्ली के अंदर। 2+2 डायलॉग यानी 2 मंत्रालय या 2 मंत्री एक देश से और 2 मंत्री दूसरे देश से। तो 2 लोग इंडिया से, 2 लोग जापान से मिलकर के डायलॉग एक्सचेंज करेंगे। वो कौन 2 लोग हैं, बीच में तो आपको प्रधानमंत्री दिख ही रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए ये कौन है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स, नहीं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। ये कौन है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी। तो ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो यहां से भी एक डिफेंस मिनिस्टर और एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, यहां से भी एक डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ये हो गया 2+2 डायलॉग। कौन से 2 देशों के बीच में, इंडिया और जापान के बीच में। ठीक है, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने जापान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस किहारा मिनोरू और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर योको कामिकावा के साथ में ये 2+2 डायलॉग होल्ड किया अगस्त 20 को। ठीक है, और क्यों होता है, ऑब्वियसली 2 देशों के और रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसका जो पहला एडिशन था, सबसे पहले दोनों देशों ने 2+2 डायलॉग कब किया है, 2019 में किया है। सेकेंड एडिशन 2022 में हुआ था, अब 2024 में हुआ है। अच्छा, इंडिया ना कुछ ही देशों के साथ 2+2 डायलॉग करता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं, US है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, और ये हमने जापान देखा। फिर नेपाल अकेडमी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीच में एक MOU साइन हुआ है। नेपाल अकेडमी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेपाली लैंग्वेज और कल्चर के ऊपर रिसर्च करने के लिए। तो BHU से कुछ स्टूडेंट्स वहां जा सकते हैं रिसर्च करने के लिए, नेपाल अकेडमी से कुछ बच्चे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आएंगे। नेपाली लैंग्वेज के ऊपर जिनको भी रिसर्च करनी है, पढ़ना है, ये एक म्यूचुअल सेटअप किया गया है दोनों इंस्टीट्यूशंस के बीच में, नेपाल अकेडमी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। नेपाली लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर, फिलॉसफी की म्यूचुअल स्टडी नेपाल और इंडिया में की जा सके, इसके लिए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखिए। ये क्या है, आप में से कुछ बोलोगे ये रे है, रे फिश जो होती है, नहीं, ये क्रैब है। ये क्रैब है, इसको हॉर्स शू क्रैब बोलते हैं। देखो हॉर्स शू जैसे शेप का होता है ना। इंडिया का
फर्स्ट टैगिंग ऑफ हॉर्स शू क्रैब्स किक्ड ऑफ बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहली बार ये जो हॉर्स शू क्रैब्स होते हैं इनकी टैगिंग, कि इनको टैग किया जाए कि कितने हॉर्स शू क्रैब्स हैं, इनकी टैगिंग का ये पूरा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। और कहाँ पे दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, तो ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर के ये टैगिंग का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। अगले 3 साल तक ये काम चलेगा और इससे बेसिकली ऑब्वियसली कितनी पॉपुलेशन है इन हॉर्स शू क्रैब्स की ये पता लगेगा और उनकी जो हैबिटेट है उस पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या क्या कंजर्वेशन के कदम उठाए जाने हैं वो लिए जा सकते हैं। ये जो हॉर्स शू क्रैब है ना, ये मेडिसिनल यूजेस में बहुत काम, मतलब इसके मेडिसिनल यूजेस बहुत हैं और मेडिकल फील्ड में काम आता है और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग क्रीचर्स है, जैसा हजारों साल पहले था वैसा ही आज बना हुआ है, राइट। और धीरे धीरे ऑब्वियसली इसकी हैबिटेट पे असर पड़ रहा है तो इसकी संख्या पे भी असर पड़ रहा है। अगर हम इसकी कैटेगरी देखें तो शेड्यूल 2 का प्रोटेक्शन इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से मिलता है। नाउ देखिए, इंडिया के अंदर 2 स्पीशीज हॉर्सशू क्रैब की पाई जाती हैं, 2 स्पीशीज, एक है टैकीप्लियस गीगास और दूसरा है कार्सिनोस्कॉर्पियस रोटुंडिकॉडा, राइट। तो ये जो दोनों स्पीशीज हैं, ये दोनों ही स्पीशीज आपको ओडिशा में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ ये जो कार्सिनोस्कॉर्पियस है ये वेस्ट बंगाल कोस्ट पे भी देखने को मिलेगा। तो अगर पूरे भारत की हम बात करें, ज्यादा ही लंबा पेनिनसुलर एरिया बन गया, अगर हम पूरे भारत की बात करें तो ओडिशा और वेस्ट बंगाल वाला जो साइड है हमारा ईस्टर्न कोस्ट, यहीं पे ये हॉर्सशू क्रैब्स पाए जाते हैं, ठीक है, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल ओनली। फर्स्ट टैगिंग हॉर्सशू क्रैब की जो शुरू की गई है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ओडिशा के द्वारा, वो खांडेमुहान एस्चुरी बालासोर कोस्ट जो है ओडिशा की, यहां से इसकी शुरुआत की गई है, ओके। और ऑफ कोर्स फिशिंग प्रैक्टिसेस की वजह से इनका नंबर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो कहाँ पे पाए जाते हैं यूजली ये यूजली ओडिशा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट पे आपको देखने को मिलेंगे और इलीगल स्मगलिंग इस स्पीशीज की बहुत होती है, इसलिए पहली जियो टैगिंग या टैगिंग जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनकी कर रहा है। अब अगली जो न्यूज आ रही है वो एक रिपोर्ट है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा ये रिपोर्ट सामने आई है और उनके हिसाब से ये बताने के लिए कि देखिए मेल और फीमेल के अंदर फिनेंशियल डिफरेंसेस कितने हैं, कि अगर आप देखोगे कि बैंक खाते करीब करीब हर 3 अकाउंट्स, बैंक अकाउंट में से एक बैंक अकाउंट फीमेल होल्ड कर रही है, लेकिन उसमें कितनी धनराशि है, कितना पैसा, अगर इस हिसाब से देखोगे तो जस्ट 20% ऑफ ऑल द मनी दैट इज देयर इन द बैंक्स बिलोंग टू विमेन। पूरे पैसे जो बैंक्स में अक्रॉस इंडिया हैं उनमें से सिर्फ 20% ही महिलाओं के हैं, बाकी 80% मेन आ गए। सो फाइनेंशियल गैप जो है, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल डिस्पैरिटी मेन और विमेन की कंट्री में जो है उसको हाईलाइट करती है ये एनएसओ की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? मेन एंड विमेन रिपोर्ट। किसने रिलीज की? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने। इसमें जो डेटा लिया गया है वो 2023 का लिया गया है, मार्च 2023 तक का, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ओनली 21% मनी इन बैंक अकाउंट्स बिलोंग टू विमेन। अच्छा, अगर आप बैंक डिपॉजिट देखेंगे ओनली 20% रफली यानी 1/5 ऑफ द अमाउंट और द मनी बिलोंग टू विमेन इन द अकाउंट्स, जबकि हर 1/3 बैंक अकाउंट्स, हर तीसरा खाता महिला का है, लेकिन हर तीसरे खाते महिला के होने के बावजूद 20% मनी ही महिला के रह रहे हैं बैंक्स के अंदर। अच्छा, उसके अलावा बैंक में भी रूरल और अर्बन में डिफरेंस देखा गया है कि अगर हम देखें मेट्रोपॉलिटन एरियाज में तो सिर्फ 16.5% मनी ही बैंक्स के अंदर विमेन का है, जबकि रूरल इंडिया में फिर बेटर है, 30% ऑफ द मनी डिपॉजिटेड इन बैंक्स बिलोंग टू विमेन, राइट। उसके अलावा एक और डेटा सामने आया है कि बैंक्स में जितने भी लोग काम करते हैं 1 in 4 एम्प्लॉयज इज अ फीमेल, यानी करीब करीब 25% रिप्रेजेंटेशन ही विमेन का देखा जाता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। और सीनियर मैनेजमेंट की अगर हम बात कर दें तो जहां अराउंड 1,86,000 मेन हैं तो वहां 34 समथिंग थाउजेंड ही विमेन हैं, तो 1/6 रिप्रेजेंटेशन विमेन का आ जाता है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो इस रिपोर्ट ने सामने रखी हैं, जो कि दिखाती हैं दैट फिनेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है मेन और विमेन का इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग मनी इन बैंक्स, और दूसरा कि जो रिप्रेजेंटेशन है बैंकिंग सेक्टर के अंदर या फिनेंशियल सेक्टर के अंदर वो अभी भी विमेन का काफ़ी कम है। चलिए अब हम आते हैं स्पोर्ट्स के सेक्शन पे, इसके बाद हम रिविजन क्वेश्चन ले लेंगे। सो जैनिक सिनर एंड अरियाना सबलेंका, ये दोनों बने हैं मेल विनर एंड फीमेल सिंगल विनर, किसमें? सिंसिनाटी ओपन टाइटल। और कौन से स्पोर्ट की हम बात कर रहे हैं? टेनिस की बात कर रहे हैं।
सो जानिक सिनर एंड अरियाना सबलेंका विनर्स बने हैं सिंसिनाटी ओपन टेनिस चैंपियनशिप के। एंड देन नेक्स्ट न्यूज़ क्या आ रही है कि T20 इंटरनेशनल में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है एक ओवर में मैक्सिमम रन्स बनाने का, राइट। तो जहां पहले ये रिकॉर्ड था कि एक ओवर में 36 रन्स बने थे, काफी सारे लोगों के नाम ये रिकॉर्ड था, अब ये रिकॉर्ड सामोआ के बैटर हैं डेरियस वाइजर। डेरियस वाइजर ने नया T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाया है, एक ओवर में 39 रन। आप सोच रहे हो कि मैम हर बॉल पे छक्का मारे तो भी 36 रन बनेंगे, नो बॉल बहुत मिल गई, एक ही ओवर में 3 नो बॉल मिल गई इनको, ठीक है। सो 39 रन्स इन अ सिंगल ओवर बना करके डेरियस वाइजर ऑफ सामोआ ही हैज मेड अ रिकॉर्ड। और वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन के क्वालिफायर चल रहे थे, वहां पे ये कीर्तिमान स्थापित किया गया है। ठीक है जी, सो ये तो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई। अभी इस पे ध्यान मत दीजिए, मेरे पास एक अनाउंसमेंट है करने के लिए। ये जो मंथ है ये मेरा थोड़ा बिजी मंथ है, आई हैव सम फैमिली एंगेजमेंट जिसकी वजह से मुझे 3 दिन बाहर जाना है और आपकी क्लासेस सफ़र नहीं होंगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यशोवर्धन सर टू टेक ओवर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। सो 22, 23 एंड 24 को ध्यान दीजिएगा, 22 से 24 ऑफ अगस्त तक आपका जो डेली सीए है वो यशोवर्धन सर लेंगे, प्रोवाइडेड मैं जा पाऊँ, क्योंकि अभी आज पूरा भारत बंद चल रहा है। अगर मैं एयरपोर्ट तक पहुंच पाई तो मैं चले जाऊंगी, अगर मैं नहीं पहुंच पाई तो शायद मैं ही लूंगी ये क्लासेस, बट 99% यशोवर्धन सर विल बी टेकिंग दीज क्लासेस। मैं मंडे से टेक ओवर करूंगी और मंडे के बाद मेरे ऐसा कोई प्लान्स नहीं है अभी कहीं भी ट्रैवल करने के, तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे हमारे डेली सीए को, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, टेक नोट ऑफ इट। जो भी बच्चे यहाँ तक पहुंचे वीडियो में, अगेन यू आर माई स्पोक्स पर्सन, जिन बच्चों को नहीं पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे बिहाफ पे आंसर कर सकते हैं। चलिए, आज आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसका पीडीएफ परचम के टेलीग्राम और ऐप पे मिल जाएगा। बाकी सारे पीडीएफ लेने के लिए parchamclasses.in याद रखिएगा, यहाँ जाकर के आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि 6 मंथली मैगजीन। उसके अलावा ये एसएससी जनरल अवेयरनेस की पीवाईक्यू ई बुक लॉन्च हो चुकी है, नहीं देखा है तो परचम ऐप पे जाकर के आप इसको ले सकते हो। ये इन ऐप डाउनलोड ही होती है, ये प्रिंट नहीं होगी, प्लीज टेक नोट ऑफ इट। इंग्लिश में है, बहुत यूजफुल बुक है। 10,000 से भी ज्यादा पीवाईक्यू विथ एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे। एसएससी के बच्चों के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है और ये कोर्स भी एसएससी के बच्चों के लिए सुपर सुपर यूजफुल एंड हाईली रिकमेंडेड है, जिसमें आपको सारे जीए के सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, जीके अलग से भी मिल जाएंगे, पूरे भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी है। सो ये सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हो परचम ऐप पे। ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है, कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। ऐप में चैट भी कर सकते हो, parchamclasses06@gmail.com पे मेल भी कर सकते हो, ठीक है जी। बड़े रिविजन क्वेश्चन की तरफ चलिए, आंसर करना शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन आ रहा है, Who won men's single title at Cincinnati Open? ओहो, अभी अभी पढ़ा है। तो men's Cincinnati Open टेनिस टूर्नामेंट है, उसके अंदर men's सिंगल टाइटल किसने जीता? क्या आंसर होगा? जानिक सिनर। Then which of the following improvements is not a focus of अमृत भारत स्टेशन स्कीम? अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है उसका इन चारों में से कौन सा फोकस नहीं है? सो पैसेंजर फैसिलिटीज या एमिनिटीज को इंप्रूव करना ये तो है, ट्रैफिक सर्कुलेशन बेटर करना है, इंटरमोडल इंटीग्रेशन है, ट्रेन की स्पीड बढ़ाना, ये है क्या? नहीं। अगर आपको कुछ एक पॉइंट नहीं भी पता तो भी आप इसको पढ़ करके समझ सकते हो कि नहीं, ट्रेन की स्पीड बढ़ाना तो ऑब्जेक्टिव नहीं है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कोलैबोरेटेड विद ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू टैग हॉर्सशू क्रैब्स अलोंग ओडिशा कोस्ट? यानी कि किस संगठन ने ओडिशा तट पर हॉर्सशू केकड़ों को टैग करने के लिए ओडिशा वन विभाग के साथ में सहयोग किया है? आंसर क्या होगा? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सी विल बी द राइट आंसर। At which railway station was advanced water level monitoring system on Brahmaputra Mail Express inaugurated? Brahmaputra Mail Express पे एडवांस वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम कौन से रेलवे स्टेशन पे इनॉग्रेट किया गया? आंसर क्या होगा? कामाख्या रेलवे स्टेशन। ये कहाँ है ये आप मुझे बताने वाले हो, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। और ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। सुपर मून क्या होता है? हम पढ़ चुके हैं, सुपर मून पढ़ चुके हैं, ब्लू मून पढ़ चुके हैं। तो सुपर मून क्या होता है? 4 ऑप्शन है, मैं समझा देती हूँ। क्या फुल मून जो कि सबसे दूर अर्थ से बनता है तो फुल मून कहते हैं, फुल मून तो सुपर मून कहते हैं। फुल मून जो कि मिडिल अपीयर्स नियर द मिडिल ऑफ द मंथ, मंथ भी आएगा यहाँ पे, मिडिल ऑफ द मंथ में दिखता है, उसको कहते हैं क्या? फुल मून जो कि क्लोजेस्ट पॉइंट पे होता है अर्थ से, उसको कहते हैं। या न्यू मून जब वो अर्थ के पास होता है तो कहते हैं। तो सुपर मून किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और याद रखिएगा 22, 23, 24 को डेली सीए यशोवर्धन सर लेंगे। मैं मंडे से वापस आपके कंटिन्यूसली सेशंस लूंगी। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बी गुड,
To everyone around you, study well and stay happy. Bye bye.